जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ। ये हमारे प्राचीन इतिहास के सीरीज का दूसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, बाय कुणाल सर यानी कि मैं खुद। आज हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता का डिटेल अध्ययन करेंगे, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्रवेश करने से पहले इसकी थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति वर्ल्ड मैप पर देख लेते हैं। तो ये रहा अपना मिडिल ईस्ट वाला पार्ट और यहीं पर इराक है और यहीं पे अपनी मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। और ये अपना सिंधु घाटी की सभ्यता, ठीक है, जो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगी हुई सीमा के साथ है। तो आप देख लीजिए कि इन दोनों की भौगोलिक स्थिति कितनी पास-पास है। तो देख लीजिए मेसोपोटामिया की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर वहीं बात करें तो ये कल हम लोगों ने मिस्र की सभ्यता का अध्ययन किया था, जो अफ्रीकी महादेश की सभ्यता है। जबकि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी की सभ्यता है, एशिया महादेश की सभ्यता है। अगर इसके 3D मैप पे हम लोग नजर दौड़ाए तो हम लोगों ने थोड़ा सा ये पार्ट देखा था, मिडिल ईस्ट वाला पार्ट, यहीं पे इराक है और यहाँ पर ये अपना सिंधु घाटी की सभ्यता है। तो इनकी भौगोलिक स्थिति कितनी शानदार है, पास पास है, आप लोग देख लीजिए। और ये रहा अपना मिस्र की सभ्यता। तो ये अफ्रीकी महादेश की सभ्यता है, जबकि ये जो दोनों है एशिया महादेश की सभ्यता है। तो दोनों की भौगोलिक स्थिति कितनी पास है, इसलिए दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेसोपोटामिया कितनी इंपॉर्टेंट है आगे चल के मैं बताऊंगा। ठीक है, आगे चल के बताऊंगा। थोड़ा सा एक और मैप के सहारे हम लोग देख लें थोड़ा सा, कि मान लिया कि ये रहा अपना इराक वाला पार्ट। ठीक है, इराक के बाद आप जाकर मैप में देखिएगा ईरान आपको नजर आएगा। ईरान के बाद आपको अफगानिस्तान नजर आएगा, उसके बाद पाकिस्तान नजर आएगा, उसके बाद भारत। तो ये तीनों, तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान प्राचीन इतिहास में हम लोग देखेंगे तीनों एक साथ रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि इनकी भौगोलिक स्थिति कितनी पास पास है। तो इसलिए जो सिंधु घाटी की सभ्यता है और मेसोपोटामिया की सभ्यता है, दोनों एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण साबित होती है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख ले कि मिस्र की सभ्यता का कार्यकाल 3500 बीसी था, यानी कि हम अपने इतिहास की शुरुआत 3500 बीसी से की थी। अब हम लोग देखते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका समय काल रहा है 3200 बीसी से 3100 बीसी के अराउंड में। ठीक है, और वहीं पे बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल रहा 2300 बीसी के अराउंड में। तो यानी कि 800 सालों का गैप रहा है इन दोनों के बीच में। और ये मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, जिसका समय काल 3200 से लेकर 3100 बीसी, ये दोनों लगभग लगभग समानांतर की सभ्यता है। तो ठीक है, तो आइए हम लोग प्रवेश करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता में। कुछ लोगों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता के देन है, इसलिए ये हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता के संबंध में जानना। ये सभ्यता जो है यानी कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है नील नदी सभ्यता की समानांतर या थोड़े से आगे की सभ्यता है, क्योंकि हमने बताया कि नील नदी की सभ्यता का समय काल 3500 बीसी रहा है। वहीं पर अपनी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है उसका समय काल 3200 बीसी रहा है। तो एक तरह से मान के चलिएगा थोड़े समानांतर ही या थोड़े से आगे की सभ्यता है। इसके बाद इसकी एक खासियत क्या है, इस सभ्यता की हम बात करें तो इस सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते होंगे पढ़ने के दौरान कि ये जो अपनी मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसका व्यापारिक संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से था। सुमेरियन की सभ्यता के जो वहाँ के जो सील हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। तो आप इस कंफ्यूजन से बचने के लिए मैंने एक छोटा सा एक इकट्ठा एक साथ तीनों नाम लिख रखा है, इस वजह से आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए। ठीक है ना, तो कंफ्यूजन से बचने के लिए आप लोग इन तीनों नामों को ध्यान में रखिएगा। तो इस मेसोपोटामिया की सभ्यता को हम लोग दजला फरात की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? दजला फरात की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद इसको सुमेरियन की सभ्यता से नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से तो जानते ही जानते हैं। अब हम बात करते हैं कि सुमेरियन की सभ्यता के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहाँ के रहने वाले लोगों को, यानी कि इराक के रहने वाले या मेसोपोटामिया के रहने वाले लोगों को सुमेर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुमेर। इसलिए इस सभ्यता को सुमेरियन की सभ्यता भी कहते हैं। अब देखते हैं कि मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया दो शब्द यूनानी शब्द से बना है, मेसोस और पोटेमस। ठीक है, मेसोस और पोटेमस। जहां पर मेसोस का अर्थ होता है मध्य, वहीं पोटेमस का अर्थ होता है दो नदियां। ठीक है, तो यानी कि एक ऐसी सभ्यता जिसका विकास दो नदियों के मध्य हुआ है। ये ऐसी सभ्यता जिसका विकास दो नदियों के मध्य हुआ है, उस सभ्यता को हम लोग क्या बोलते हैं? मेसोपोटामिया। ये नदियां थी दजला, दजला देख लीजिए यहाँ पर, दजला
और फरात, जिसे इंग्लिश में टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स कहते हैं। इसलिए इस सभ्यता को दजला और फरात की सभ्यता भी कहते हैं। तो आया समझ में? तो इस सभ्यता को किस किस नामों से जाना जाता है भाई, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इस सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता से, दजला फरात की सभ्यता से और सुमेरियन की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में ये कहाँ है? वर्तमान में इराक गणराज्य का ये हिस्सा है। तो आप समझ में आ गया? ये तीनों सभ्यताओं का नाम एक ही है, एक ही सभ्यता का 3 नाम है। ठीक है, आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए मैंने इतना थोड़ा सा डिटेल बताया है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि ये जो नदियां थी, इन 2 नदियों में प्रत्येक वर्ष 2 बार बाढ़ आता था। नदियां आपके साथ अगर बाढ़ आता है तो नदी अपने साथ क्या लाएगी? जलोढ़ मिट्टियां लाएगी, जो कि बहुत ही उपजाऊ होती है, जिस कारण से क्या होता है, इनके कछार में गेहूं का जबरदस्त उत्पादन हो जाता है। इस कारण से देखेंगे कि यहाँ मुख्य उत्पाद एवं मुख्य भोजन के रूप में गेहूं ही होता है। अगर बात करें तो अधिक उत्पादन का होने से क्या होगा? अगर बहुत ज्यादा कछार में अधिक उत्पादन होगा तो क्या होगा? तो उस चीजों का सरप्लस, कोई भी चीज होने लगता है तो उसका व्यापार होने लगता है। तो इन 2 नदियों के माध्यम से व्यापार होता था। और जो ये फरात नदी थी, ये प्रमुख नदी थी और इसे विश्व मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इस फरात नदी को किस नाम से और जाता है? विश्व मार्ग, ध्यान रखिएगा, विश्व मार्ग के नाम से भी इस फरात नदी को जाना जाता था। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर तो देख लीजिए नदियों का विस्तार है, 2 नदियों के मध्य में ये सभ्यता विकसित हुई। तो यहाँ पर नहरों का भी विकास कर लिया गया। नदियों के छोटी-मोटी जलधारा ये जो भी होती थी वो परिवहन का साधन बन जाती थी। ठीक है? इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इन्होंने विश्व में क्या योगदान दिया। तो जिस प्रकार मिस्र की सभ्यता ने वो लिखने की कला दी थी, तो यहाँ भी लिखाई होती थी, लेकिन पेपर पे नहीं होते थे। यहाँ पर पतली-पतली ईंटों पर लिखाई होती थी, जिसे हम लोग किलाक्षर कहते थे, किलाक्षर कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्यूनिफॉर्म कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्यूनिफॉर्म। ठीक है? क्यूनिफॉर्म कहते हैं। ये जो लिखाई होती थी वो चित्र लिखाई में होती थी। और यहाँ पर बहुत सारे टैबलेट भी मिले हैं खुदाई के दौरान, जो कि जिनका समय काल 3200 से लेकर 3100 बीसी के अराउंड में रहा है। ठीक है, तो पतली पतली ईंटों के टैबलेट मिले हैं, जिनका समय काल 3200 से लेकर 3100 बीसी के बीच में रहा है। और इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता ने नगरों का विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। ठीक है, नगरों के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है। इसके अलावा देखेंगे कि 60 तक की संख्या की गिनती इसी सभ्यता की देन है। इसके अलावा वर्ष को 12 महीने, माह को 4 सप्ताह, सप्ताह को 7 दिन, एक दिन को 24 घंटे और 1 घंटे को 60 मिनट में बांटने का श्रेय इसी सभ्यता को जाता है। हमने बताया शुरू में कि इन्होंने नगरों का विकास किया और प्राचीनतम शहर का विकास इन्होंने किया है। नगरों की स्थापना का श्रेय इनको ही जाता है। और इस सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण शहर रहा है बेबीलोन। बेबीलोन इस सभ्यता का महत्वपूर्ण शहर रहा है, जो कि 2000 बीसी का रहा है। बाद में यहीं आगे चल के राजधानी भी बना था। तो थोड़ा सा बेबीलोन का आप लोग चित्र देख लीजिए, कितनी वेल प्लान सिटी इन्होंने बनाया। सिंधु घाटी सभ्यता में भी वेल प्लान सिटी बना, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता से यह 800 साल पुरानी थी। तो 800 साल पुरानी जो ये सभ्यता थी, वहां पर पहले वेल प्लान सिटी का निर्माण हो चुका था। इसके अलावा इस सभ्यता की बात करें तो मंदिर निर्माण को भी काफी ख्याति मिली इस सभ्यता को। ठीक है, मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिरों को भी इन्होंने निर्माण कराया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया इसने। इसके बाद देखे थे कि इस सभ्यता का विश्व में अन्य योगदानों में देखे तो इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता से एक गहरा संबंध रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया के सभ्यता से होता था। खुदाई जब की गई दोनों जगहों की, तो दोनों जगहों की एक दूसरे यहाँ मोहरे और चीजें मन के प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद दोनों के बीच में आवागमन भी होता था एवं सांस्कृतिक संबंध भी हुआ करते थे। ठीक है, दोनों के बीच आवागमन एवं सांस्कृतिक संबंध भी थे। और ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों ने ही नष्ट किया है, ऐसा माना जाता है। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है। तो ये जो आर्य है ना, वो मध्य एशिया से आए हुए थे। कहाँ से आए हुए थे? ये जो आर्य हैं मध्य एशिया से आए हुए थे। अगर बात करें तो यहाँ से आए हुए थे, यहाँ से मध्य एशिया से, इस वाले पार्ट से। तो मध्य एशिया से जब आएंगे तो ये इराक होते हुए आएंगे। ठीक है ना, तो यानी कि ये क्या करेंगे, ये इराक से शुरू करेंगे, मध्य एशिया से आएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे तो इराक होते हुए ईरान पहुंचेंगे, ईरान पहुंचते हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत पहुंचेंगे।
ठीक है। तो ये जो आर्य थे, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से होते हुए आए थे, यहीं से सिंधु घाटी सभ्यता में इन्होंने प्रवेश किया था। अगर बात करें तो भाषा से संबंधित साम्य देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ के जो शब्द है और यहाँ के भी शब्द है कुछ मिलते जुलते हैं। जैसे कि हम बात करें तो मेसोपोटामिया के मुख्य देवता को हम लोग क्या कहते हैं, अनलील। मेसोपोटामिया के मुख्य देवता को क्या कहते हैं, अनलील। वहीं पर भारत में अनिल कहा जाता है, यानी कि पवन देवता को हम लोग अनिल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो मेसोपोटामिया के लोग हैं, अपने सर्वोत्तम यानी देवताओं में देवता, सर्वोत्तम देवताओं को ई कहते थे। ई देख लीजिए, स्पेलिंग कर लीजिएगा, ई कहते थे। ठीक है। और हमारे यहाँ संस्कृत शब्द में इस शब्द है, इस शब्द किसको डिनोट करता है, ईश्वर का। तो देख रहे हैं सांस्कृतिक और भाषाई संबंध कितनी शानदार है इन दोनों में सामने देखने को मिल रहा है। तो देख लीजिए कि हमारे यहाँ की जो संस्कृति थी वो कितनी उसकी पाचन शक्ति मजबूत थी, कि जो बाहर के जो चीजें थी उसको भी एक्सेप्ट कर लेती थी। तो ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ के प्रमुख देवता को वहाँ के प्रमुख देवता को अनिल कहा जाता था, भारत में अनिल कहा जाता, वहीं पर सर्वोत्तम देवता को मेसोपोटामिया में ई कहा जाता था, वहीं भारत में ईस कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आर्य मेसोपोटामिया होते हुए, आर्य हमने बताया मध्य एशिया से आए हुए थे, मेसोपोटामिया होते हुए सिंधु घाटी सभ्यता में आए, और आर्यों की अपनी भाषा रही जो आज हम मेसोपोटामिया की सभ्यता से मैच कराते हैं। तो देखिए कुछ शब्दों से मैच हम लोग कराते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक चीज देखते हैं कि विश्व का एक सातवां आश्चर्य भी है, इसे कह देंगे कि ये हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, ये भी विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, यानी कि लटकता हुआ उद्यान। क्या है, लटकता हुआ उद्यान। इसको हिंदी अगर ट्रांसलेट करें तो लटकता हुआ उद्यान। ठीक है। तो ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से है, और ये कहाँ पर है, अपना बेबीलोन में है। ठीक है। बेबीलोन कहाँ पर है, हमने बताया था कि मेसोपोटामिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। अब बात करें तो कैल्डिया को द्वितीय बेबीलोन भी कहा जाता है, और यहाँ के जो शासक थे उसका नाम था नबुक दनसेसर द्वितीय। ये जो नबुक दनसेसर द्वितीय थे, इनको मकान एवं बगीचे बनाने का बहुत बड़ा शौक था। ठीक है। इन्होंने रानी को खुश करने के लिए, देख लीजिए ये भी रानी को खुश करने के लिए, जैसे कि भारत में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था रानी को, और ये करने के लिए क्या बोलते हैं, वो श्रद्धांजलि देने के लिए, अपने प्रेम को प्रतीक दिखाने के लिए। तो ये भी रानी को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया था, बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन बनवाया था, लटकता हुआ बागीचा बनाया था। ठीक है। देख रहे हैं ना, ये लटकता हुआ बागीचा, इसको फुल मैप में देखे तो इस तरह से आपको नजर आएगा। ठीक है। इस तरह से लटका हुआ बागीचा आपको नजर आएगा। तो इन्होंने बेबीलोन में हैंगिंग गार्डन बनवाया था, जिसका समय काल 605 बीसी के अराउंड में रहा है। ठीक है। इन्होंने 43 वर्ष शासन किया है, नबूकदनेस्सर ने 43 वर्ष शासन किया, और ये जो गार्डन है लगभग 4 एकड़ में फैला हुआ है। तो ये रहा अपना थोड़ा सा परिचय रहा मेसोपोटामिया की सभ्यता का। ठीक है। हमने देखा मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो देखा हम लोगों ने इस चैप्टर में मेसोपोटामिया की सभ्यता का भौगोलिक स्थिति को हमने सबसे पहले देखा। उसके बाद देखा कि मिस्र की सभ्यता की ये समानांतर थी, और हमने देखा था कि ये इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, देखिए इनकी भौगोलिक स्थिति कितनी पास थी। और उसके बाद हमने देखा कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इसका अर्थ क्या होता था, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है। ठीक है। उसके बाद दजला, फरात और सुमेरियन की सभ्यता भी इसको क्यों कहते हैं, इसको हम लोग समझे। तो ये जो मेसोपोटामिया शब्द हमने देखा था कि यूनानी शब्द मेसोस और पोटेमस से बना हुआ है। ठीक है। इसको हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसने विश्व में क्या क्या योगदान दिया, इसको हमने देखा था कि 60 तक की गिनती दी। उसके बाद वर्ष को बांटा, घंटों को बांटा। फिर उसके बाद ये मंदिर और शहर निर्माण में इसकी ख्याति प्राप्त थी। उसके बाद हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता से इसका भाषाई और व्यापारिक संबंध कैसे थे, इसको हम लोगों ने देखा था। सांस्कृतिक संबंध कैसे थे, देखा था। उसके बाद हम लोगों ने एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन देखा था कि नबूकदनेस्सर ने द्वितीय ने अपनी रानी को खुश करने के लिए ये बागीचा बनाया था। तो ठीक है। तो अपना रहा मेसोपोटामिया की सभ्यता। हम लोगों ने 2 सभ्यताओं का थोड़ा थोड़ा अध्ययन कर लिया, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब हम लोग कल से सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश करेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता में प्रवेश करेंगे तो पीछे की जितनी भी सभ्यताएं थी उसके साथ लिंक करने में आसानी होगी। ठीक है। तो आज भर इतना ही रखते हैं। आज भर के लिए इतना ही। आपके सभी के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।